ओके आज हम लोग मैट्रिक्स में आगे देखेंगे। हम लोगों ने मैट्रिक्स की कुछ बेसिक डेफिनेशंस देख लिया था एंड कितने कौन कौन से टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया था। और स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, अब हम लोग उसके आगे बात करेंगे। तो आज हम लोग बेसिक फोकस करेंगे एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पे। दो मैट्रिक्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं। उससे पहले मैं एक दो चीज़ें और रिवाइंड करना चाहूँगा कि मैंने एक डायगोनल मैट्रिक्स की बात की थी जिसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हम लोगों ने लिखा था डायगोनल मैट्रिक्स, वो मैंने कहा था कि जिसके डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे जीरो होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिखा है 1 2 3 और बाकी सारे एलिमेंट्स इसके जीरोस हैं। तो इस डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक शॉर्ट नोटेशन होता है DIAG एंड ब्रैकेट में इसके एलिमेंट्स 1 2 3। ये जो लिखा है ये इस वाले मैट्रिक्स का नोटेशन है डायगोनल मैट्रिक्स। अगर वो n क्रॉस n का होगा तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स आएंगे, n एलिमेंट्स। ये नोटेशन आपको याद रखना है। और कुछ बेसिक डेफिनेशन हैं जो यूजुअली आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। एक और मैट्रिक्स का टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स, सॉरी जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का सिंपल सा मतलब है जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें सिंपली क्या होगा, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स विल नॉट बी इक्वल। तो यहां पर बोल सकते हैं इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ऑब्वियसली अगर ऐसा होगा तो वो स्क्वायर नहीं बनेगा, तो ये कहलाएगा अपना रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इनफैक्ट इसी के बेसिस पे एक दो डेफिनेशन और आप देख सकते हैं, इसको मैं बोल सकता हूं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स एंड वर्टिकल मैट्रिक्स। यूजुअली ये नाम आपको बहुत कम सुनने को मिलेंगे, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि अगर कभी ये मिल जाए तो आपको मालूम होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होगा, जो मैट्रिक्स देखने में हॉरिजॉन्टल टाइप का लगे। बेसिकली मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने अगर ये मैट्रिक्स लिख दिया है 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस मैट्रिक्स को देख के आपको ऐसा फीलिंग आ रहा होगा ये हॉरिजॉन्टली ज़्यादा स्ट्रेच्ड है। तो यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कर सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स में कौन सा ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली 2 रो है और 4 कॉलम है, तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑलवेज ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ रो से, तभी वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे सिंपली क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज। एंड सिमिलरली एक और मैट्रिक्स बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो कम होंगे, वो देखने में कुछ ऐसा लगना चाहिए वर्टिकली। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये वर्टिकली लग रहा है मैट्रिक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, रोज ज्यादा होंगी एंड कॉलम्स कम होंगे। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, जब भी ऐसा होगा तो ये क्या कहलाएगा, वर्टिकल मैट्रिक्स। और जब दोनों इक्वल होते हैं तो हमको मालूम नहीं है क्या होता है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स। और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो वो क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन नोटेशंस थे जिसकी मैं बात कर दिया हूँ। ये आपको कम सुनने को मिलेगा, लेकिन अगर कहीं मिलता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स का।
अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहला इसमें जो कंसेप्ट देखेंगे दैट इज मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। हम लोग अगर एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, तो अगर कोई मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स है ए, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूं किसी के से, तो ये जो के होगा वो इसके हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ए का नोटेशन ये है, इफ ए इज ए आई जे एम क्रॉस एन, ये याद होना चाहिए, मैंने सबसे पहली क्लास में ये शॉर्ट नोटेशन बताया था। तो k इंटू ए क्या होगा, देन k इंटू ए विल बी हर एक एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस इज k इंटू ए आई जे एम क्रॉस एन। ये डिटर्मिनेंट से बिल्कुल अलग है। अगर आपको याद होगा, डिटर्मिनेंट में हर एक रो या कॉलम में मल्टीप्लाई नहीं होता था। वहां पे अगर मैं k से मल्टीप्लाई करता था तो सिर्फ किसी एक रो या किसी एक कॉलम में जाके मल्टीप्लाई होता था। यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक सिंगल एलिमेंट या फिर बोले सभी रो या सभी कॉलम में जाके वो मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक है, तो ये टोटल अलग चीजें हैं दोनों। अब मैं बात करूंगा कि एग्जांपल में अगर मैं एक ए कोई लेता हूं मैट्रिक्स, सपोज ये लिया है 1 2 5 0 3 2, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया है 2 क्रॉस 3 का। तो अगर मुझे लिखना है 2a, तो 2a मैट्रिक्स सिंपली क्या होगा, 2 4 10 0 6 4। बस सिंपली क्या किया, हर एक एलिमेंट में मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब यहां पे आप एक सिंपल सा प्रॉपर्टी देख सकते हैं जो ट्रेस का। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, इफ A is a square matrix, then trace of k into a, तो मैं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके अगर ट्रेस निकालना चाहता हूं तो आइडियली ये क्या होगा, दिस विल बी k इंटू ट्रेस ऑफ a। क्यों होगा, आप देख सकते हैं कि अगर मैं k से मल्टीप्लाई करूंगा तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, और हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होने का मतलब है जब डायगोनली एलिमेंट सारे ऐड करेंगे तो हमको ट्रेस मिलेगा। तो ट्रेस में से क्या होगा, k कॉमन निकाल सकते हैं। तो k कॉमन निकालने के बाद ये क्या बचेगा, ट्रेस ऑफ a। तो ये प्रॉपर्टी है, सिंपल सी आपको इसको याद रखना है, तो स्टैंडर्ड आपको इसको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो यहाँ पे सेकंड जो कंसेप्ट है दैट इज एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, अदरवाइज हम लोग उसको ऐड नहीं कर पाएंगे। दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए उनका ऑर्डर मस्ट बी सेम। तो अगर एक मैट्रिक्स ए मैंने लिखा है m क्रॉस n का, एंड दूसरा मैट्रिक्स बी सेम ऑर्डर का है b i j m क्रॉस n, तो मैट्रिक्स को ऐड करने का मतलब है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना। तो a प्लस बी, जो a प्लस बी होगा दैट विल बी सिंपली एक मैट्रिक्स होगा a i j प्लस b i j m क्रॉस n। सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा, सिंपली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे और कुछ खास चेंज नहीं होगा इसमें। एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं 1 2 3 4, मैंने ये मैट्रिक्स A ले लिया है, मैट्रिक्स B ले लिया है मैंने 0 -5 3 -2। तो A प्लस बी जो होगा, मैं इसको यहां लिख देता हूं, A प्लस बी जो मैट्रिक्स आएगा दैट विल बी 1 + 0, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सिर्फ ऐड कर देंगे 1 -
3, 6 एंड 2। दिस इज सिंपली a प्लस बी। इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, ठीक है। इसमें एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपली कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों को फॉलो करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये बनेगा 2x और ये बनेगा 9। तो पहला जो इक्वेशन मिलेगा दैट विल बी 2x प्लस 9 शुड बी इक्वल टू 3, ठीक है। एंड दूसरा इक्वेशन जो मिलेगा 6 माइनस 12 शुड बी इक्वल टू y। अभी यहीं से सॉल्व करके आंसर मिल जाएंगे, लेकिन आगे भी हमको प्रोसीड करना है चेक करने के लिए क्या ये क्वेश्चन वैलिड है या नहीं। क्योंकि अगर क्वेश्चन ही वैलिड नहीं होगा तो सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे मैंने यहां पर लिखूंगा ये 4 प्लस 6 इक्वल टू -1। यहां पर देखिए ये स्टेटमेंट ही गलत आ गया। इनफैक्ट मैं अगर यहां पर भी लिखूंगा तो ये आएगा 10 प्लस 0 इक्वल टू 5। तो आप यहां से बोल सकते हैं x और y का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं होगा जिसके लिए ये चीज सेटिस्फाई होगी, क्योंकि ये बात क्वेश्चन ही यहां से क्या हो जाएगा, इनवैलिड। ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। फॉर नो वैल्यू ऑफ x दिस कैन बी ट्रू, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे देयर इज नो वैल्यू ऑफ x, नो वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की कोई भी वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए ये सेटिस्फाई हो। ये सेटिस्फाई होने के लिए हर एक एलिमेंट ये इसके इक्वल होना चाहिए था, ये इसके इक्वल होना चाहिए था, ये इसके इक्वल होना चाहिए था, लेकिन ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। 10 इज इक्वल टू -1 नॉट पॉसिबल एंड 10 इक्वल टू 5 नॉट पॉसिबल। तो ऑब्वियसली ये गलत लिखा हुआ है। तो नो वैल्यू ऑफ x एंड y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें।
ओके, आपने अब तक ये क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा, तो देखते हैं इसको सॉल्व करके। यहाँ पे 2x माइनस वाई एक मैट्रिक्स दिया है एंड 2y प्लस एक्स एक और मैट्रिक्स दिया है, और हमको x और y निकालना है। तो x को फाइंड आउट करने के लिए मुझे y को एलिमिनेट करना है। तो अगर मैं पहले वाले में 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूंगा तो मुझे x मिल जाएगा। तो मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 6 0 6 6 4। और मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो 2y एंड 2y कैंसिल हो जाएगा एंड 5x विल बी इक्वल टू, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, 10 माइनस 5 5 5 10 0। और उसके बाद 5 जो है मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा पूरे में। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, 1/5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 1/5 हर एक एलिमेंट पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x जो आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू 2 माइनस 1 1 1 2 0। तो ये x की वैल्यू आ गई है एंड अब y निकालना है। तो y निकालने के लिए हम लोग, मैं इसमें -2 से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर ऐड कर दूंगा। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब चाहे तो x की वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, लेकिन उससे बेटर ऑप्शन मुझे लग रहा है। मैं क्या करूंगा, इसमें -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा -4y माइनस 2x इक्वल टू -8 माइनस 2 माइनस 10 2 माइनस 8 एंड 8। उसके बाद में इन दोनों को ऐड करूंगा तो -2x एंड +2x कट जाएगा एंड जो बचेगा -5y, देन -5y विल बी इक्वल टू, आपको इसको और इसको ऐड करना है, तो -5 -5 -10 5 -5 10 एंड -5 से डिवाइड कर देंगे या 1/-5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो y की वैल्यू जो मिल जाएगी 1 1 2 -1 1 -2। ठीक है, तो x एंड y हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है मैट्रिक्स एडिशन का कि मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव होता है, मींस a प्लस बी इज सेम एज b प्लस ए। सेकेंड प्रॉपर्टी होता है मैट्रिक्स एडिशन का, तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, ये कम्यूटेटिव है। मैट्रिक्स एडिशन में एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। बेसिकली a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा कि आप पहले कौन दो ऐड कर रहे हैं, किसी को भी ऐड करेंगे आंसर विल रिमेन सेम। तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव भी होता है मैट्रिक्स एडिशन। थर्ड प्रॉपर्टी जो इसका रहता है, A plus O is equal to A. O is null matrix of the same order as of A. तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग कि एक नल मैट्रिक्स एग्जिस्टेंस होता है, नल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट A plus O is equal to A. तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी।
थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, A plus O is equal to A. A and O are same matrix. O is null matrix. Sorry, A and O are of same order and O is null matrix. तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब एक मैट्रिक्स O एग्जिस्ट करता है सच दैट A प्लस O इज इक्वल टू A। सिमिलरली इसका फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग बोल सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, दैट इज A प्लस माइनस ऑफ A इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी, सॉरी एडिटिव इनवर्स। फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ A प्लस B इक्वल टू B प्लस C देन B इक्वल टू C। बेसिकली ये बोलना चाहता हूं कि यहां पे कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स होता है, कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स ट्रू। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स ट्रू। इनफैक्ट ये तीन प्रॉपर्टी जो है ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ। तो फिफ्थ वाला सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यहाँ पे, कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स ट्रू। अगर ऑब्वियसली ये दोनों सेम ही ऑर्डर के लिए तभी ये पॉसिबल है ऐड करना। तो दिस इज अबाउट मैट्रिक्स एडिशन प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं हम लोग कि मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में अलग से कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, आपको बस एक चीज ही याद रखनी है केवल कि A माइनस बी, अगर ये दोनों सेम ऑर्डर के हैं तो दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है A माइनस बी, दिस इज सेम एज A प्लस ऑफ माइनस वन इंटू बी। तो हमको ये भी मालूम है कि माइनस वन से कैसे मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद इन दोनों को कैसे ऐड करना है। तो बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम एज जो एडिशन की प्रॉपर्टी है वो सारी फॉलो होंगी इसमें। एंड ये हमने क्या किया, स्केलर से मल्टीप्लाई किया है, तो इन दोनों को मिला के हम लोग इस रूल को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो सारी की सारी चीजें इसमें वैसे वैलिड रहेंगी जैसे कि एडिशन में था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है A ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, एक और मैट्रिक्स है B ऑफ ऑर्डर n क्रॉस p। मैंने यहां पर एक खास बात का ध्यान रखा है, मैट्रिक्स A में नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स B में नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तभी हम लोग A इंटू बी डिफाइन कर पाएंगे, अदरवाइज A इंटू बी डिफाइंड होगा ही नहीं। तो दो मैट्रिक्स ऑलवेज मल्टीप्लाई नहीं होंगे, वो तभी मल्टीप्लाई होंगे जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स मींस नंबर ऑफ कॉलम्स इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन B, then only
A into B is defined, अदरवाइज A इंटू बी डिफाइंड होगा ही नहीं। तो A इंटू बी एग्जिस्ट करने के लिए, डिफाइंड होने के लिए, A में नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू B में नंबर ऑफ रोज, एंड इनको मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा CIJ, उसका जो ऑर्डर आएगा दैट विल बी n क्रॉस p। कैसे मिला हमको? हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले वाले का था n क्रॉस n, दूसरे का था n क्रॉस p। इन दोनों को हाइड करने के बाद जो बचेगा वो हमारा हो जाएगा ऑर्डर ऑफ C, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C, जो कि A इंटू बी के इक्वल है। तो ये हमने अभी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात की है कि मैट्रिक्स C A इंटू बी जो डिफाइंड है वो कब होगा। ऐसा नहीं है कि ऑलवेज हम लोग मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन का ये पहला रूल है कि आपको ये होना ही चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो पाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तब। तो मैं मैट्रिक्स ए यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो इस तरह से है। इसमें नंबर ऑफ रोज हैं m, तो A1 1, A1 2 डॉट डॉट, A1n, A2 1, A2 2, A2n। तो इसमें m रोज हैं, तो यहाँ पे m1 आएगा, m2 डॉट डॉट, Amn। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 1 2 ऐसे n कॉलम्स बनाए हैं एंड m रोज बनाए हैं। तो ये मैट्रिक्स लिखा है m क्रॉस n का। एंड दूसरा मैट्रिक्स मैं ले लेता हूँ, मैट्रिक्स B। मैट्रिक्स B जिसका ऑर्डर है n क्रॉस p। तो इसमें n रोज हैं, तो इसमें B1 1, B1 2, B1 3, B1 P, B2 1, N1 2 2, N2, B2 P, BN P। ये मैंने A एंड B दो मैट्रिक्स लिखे हैं। अब मैट्रिक्स A इंटू बी, जिसको मैं C बोल रहा हूं, A इंटू बी, दिस विल बी मैट्रिक्स CIJ ऑफ ऑर्डर M क्रॉस P। अब मुझे एलिमेंट CIJ लिखना है। CIJ मतलब ith रो एंड jth कॉलम। ith रो किसका है? पहले वाले का। jth कॉलम किसका है? दूसरे वाले का। देखिए डिटरमिनेंट में आपके पास चारों पॉसिबल ऑप्शन थे, मैंने कहा था। आप रो वाइज रो मल्टीप्लाई कर सकते थे, रो वाइज कॉलम, कॉलम वाइज रो, कॉलम वाइज कॉलम, कैसे भी कर सकते थे। यहां पे ऐसा नहीं होगा। यहां पे आपको रो बाई कॉलम ही मल्टीप्लाई करना है, तभी वो डिफाइंड है। तो जो CIJ एलिमेंट है बेसिकली वो ऐसे होगा। CIJ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लेना पड़ेगा ith रो ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई jth कॉलम ऑफ B। उनके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तब हमको CIJ मिलेगा। अगर मैं यहां पे CIJ लिखना चाहूं तो CIJ, देखिए यहां पे ith रो लेना है, तो यहां पे क्या करना है? I1 I2 ऐसे चलेगा, और यहां पे मुझे लेना है jth कॉलम। तो
कॉलम वाइज देखिए क्या चलेगा, ये कॉलम 2 है, कॉलम 3 में 3 आएगा, तो जो कॉलम जे रहेगा उसमें क्या आएगा 1J, नीचे आएगा 2J, ऐसे चलने वाला है। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, मैं आई, तो आपको यहाँ पे इनफैक्ट मैं लिख देता हूँ कि ith क्या होगा। देखिए ये आएगा, ब्लैक मार्कर यूज कर लेता हूँ। देखिए मैं ith रो पहले क्लीनली लिख देता हूँ। ith रो देखिए क्या होगा, I1 I2 डॉट डॉट AIN, ये ith रो होगा। एंड यहाँ पे जब हम jth कॉलम लिखेंगे तो क्या होगा, वो B1J B2J B3J, इसी तरह हम लोग मूव करते जाएंगे, NJ। आप देख सकते हैं यहां से मैंने देख के लिखा है, कॉलम 1 में क्या हो रहा है, 1 2 3 से लेके n तक गए और सब जगह यहाँ 1 लिखा है। कॉलम 2 में यहाँ 1 से लेके n तक गए, सब जगह 2 लिखा है। तो कॉलम J में क्या होगा, 1 से n तक जाएंगे और यहाँ पे सब जगह क्या आएगा, J। अब हमको क्या करना है, Cij को इसको और इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिखना है। तो आइडियली Cij जो एलिमेंट आएगा वो ये आएगा, देखिए AI1 इंटू B1J प्लस AI2 इंटू B2J प्लस, इसी तरह ये चलता रहेगा। एंड लास्ट में एलिमेंट क्या आएगा, AIN इंटू BNJ। आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों 1 है, यहाँ पे दोनों 2 है, यहाँ पे लास्ट में सारे n है। तो Cij को हम लोग सिंपली ये भी बोल सकते हैं, अगर मुझे सिग्मा के फॉर्म में लिखना है तो Cij विल बी सिग्मा AIR इंटू BRJ, R इक्वल टू 1 से n। सिंपली ये लिखा है Cij। अब ये देखने में थोड़ा सा आपको बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा होगा, इतना है नहीं। जब मैं इसको न्यूमेरिकली एग्जांपल में नेक्स्ट कर रहा हूं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है। बस आपको एक चीज याद रखनी है कि मल्टीप्लाई करते समय हमको कैसे करना है, रो वाइज कॉलम। अगर मुझे 1 1 एलिमेंट लिखना है C का मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 1 एंड 1 इस तरह से लिखेंगे। अगर मुझे लिखना है 2 3, तो सेकेंड रो एंड यहाँ पे थर्ड कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक है, अब हम लोग न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं, इस कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। Okay, let A is equal to 4 12 5 10, ये मैट्रिक्स है। एंड मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 12 10 25 26। तो यहाँ पे A इंटू बी निकालना है। ओके, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछता हूं, क्या यहाँ पे B इंटू ए डिफाइंड होगा? A इंटू बी और B इंटू ए दोनों की बात कर रहा हूं मैं, हम लोग निकालेंगे सिर्फ A इंटू बी। क्या B इंटू ए डिफाइंड होगा? देख लीजिए। अच्छा, A का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। B का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। तो यहां पे इनफैक्ट दोनों ही डिफाइंड होंगे। देखिए, A में नंबर ऑफ कॉलम, B में नंबर ऑफ रोज इक्वल है। सिमिलरली B में नंबर ऑफ कॉलम और A में नंबर ऑफ रोज इक्वल है। तो यहाँ पे
ये दोनों ही डिफाइंड होंगे, ए इंटू बी एंड बी इंटू ए। तो हम लोग ए इंटू बी निकालते हैं, ए इंटू बी इज इक्वल टू, देखिए क्या करना है, ए पहले लिखा है तो ए, ये जो एलिमेंट होगा 1 1, पहला जो लिखा है यहाँ पे ऑब्वियसली ए इंटू बी और बी इंटू ए दो बिल्कुल अलग टर्म्स होंगे, अलग मैट्रिक्स होंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि दोनों मैट्रिक्स सेम होने वाले हैं, क्लियरली यहीं से दिख रहा है। कई बार तो ऐसा होगा कि डिफाइंड ही नहीं होगा, एक ए इंटू बी डिफाइंड होगा एंड बी इंटू ए डिफाइंड ही नहीं होगा। तो ऐसा गलती नहीं करना है कि ए इंटू बी और बी इंटू ए को आप सेम लिख देंगे, वो ऐसा कभी नहीं करना है, ठीक है। तो ए इंटू बी क्या होगा, R1 ए का और इसका कॉलम 1, बेसिकली 4 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 25, रो 1 पूरा फिल करते हैं। तो 1 2, तो क्या लिखेंगे 4 इंटू 10 प्लस 12 इंटू 26। इसके बाद 2 1 2 1, 5 इंटू 12 प्लस 10 इंटू 25, 2 2, रो 2 कॉलम 2, 5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 26। तो a इंटू बी विल बी इक्वल टू, एड कर लो, अब ये आएगा 300 348, ये आ जाएगा 26, तो ये हो जाएगा देखिए 40 प्लस 352 हो जाएगा ये, दिस विल बी 352 एंड 250 प्लस 60, 3 110, 260 प्लस 50, this will also be 3 110. So this is A into B. This is how we multiply the matrix. एक और इसमें एग्जाम्पल करते हैं। If f of alpha is equal to cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, then prove that f of alpha into f of beta is equal to f of alpha plus beta। ठीक है, आप ट्राई करिए 1 मिनट, फिर मैं बताता हूँ इसको। अब इसको सॉल्व करते हैं। एफ एल्फा इंटू एफ बीटा, देखिए क्या होगा,
कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा कॉज बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा। दिस विल बी इक्वल टू, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो टर्म आएंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस माइनस ऑफ साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, रो वन कॉलम। सेकेंड एलिमेंट लिखना है रो वन का, तो रो वन एंड कॉलम टू, तो दिस विल बी कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा। इसके बाद 2 1, तो सेकेंड रो कॉलम वन, तो माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस सेकेंड रो एंड कॉलम वन, तो यहाँ पर भी माइनस में आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस अल्फा साइन बीटा, एंड लास्टली 2 2 लिखना है, तो सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा एंड प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। ये बन गया है। अब ये सारे फॉर्मूलेज बन गए हैं जिसको हम लोग कंबाइन कर सकते हैं इनको, तो एफ अल्फा इंटू बीटा एफ अल्फा इंटू एफ बीटा दिस इज इक्वल टू, ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी कॉस अल्फा प्लस बीटा, and this is sin alpha cos beta cos alpha sin beta, so this is sin of alpha plus beta, ये दोनों ही माइनस में है, तो ये माइनस बाहर निकालने के बाद बन जाएगा cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो माइनस cos, दोनों माइनस में है, माइनस बाहर निकालने के बाद ये है साइन ए कॉस बी एंड कॉज ए साइन बी, तो साइन बनेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, एंड लास्ट में जो है ये है कॉज ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो दैट इज कॉज ऑफ ए प्लस बी, तो दिस इज कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आप क्लियरली, ये कॉज की यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आ गया, साइन यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आ गया, माइनस साइन था अल्फा प्लस बीटा आ गया, यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा आ गया, तो दिस इज सिंपली एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा। यही हमको प्रूव भी करना था। okay? अब हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो अभी हम लोगों ने देखा था, a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए। इन जनरल ये होल्ड करता है, किसी स्पेसिफिक केस में हो जाएगा वो एक अलग बात है। इन जनरल ये a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए। तो यहां से बोल सकते हैं दिस इज नॉट कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, a
इंटू बी इंटू सी। अगर ये डिफाइंड है, अगर इनके ऑर्डर्स ऐसे हैं कि ए इंटू बी इंटू सी डिफाइंड है, देन दे आर एसोसिएटिव, मीन्स ए इंटू बी इंटू सी इज सेम एज ए इंटू बी इंटू सी। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि पहले किन दो को मल्टीप्लाई करेंगे वो मैटर नहीं करेगा, अगर ये प्रोडक्ट डिफाइंड है देन ये एसोसिएटिव होगा। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग कुछ रिजल्ट्स और निकाल सकते हैं, उसको भी हम लोग एज अ प्रॉपर्टी ही काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ये मैट्रिक्स में जो ए स्क्वायर होता है दैट इज ए इंटू ए। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है, मैट्रिक्स का स्क्वायर इज ए इंटू ए एंड ए क्यूब इज ए इंटू ए इंटू ए टू द पावर एन इज ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। ऑब्वियसली ये तभी डिफाइंड हो पाएगा जब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। अगर आप देख सकते हैं ए में ए का अगर m क्रॉस n है, दूसरा भी a अपना क्या होगा m क्रॉस n, तो ये दोनों इक्वल ही होने चाहिए तभी ये डिफाइंड हो पाएगा। तो फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग बोलते हैं ए स्क्वायर इज ए इंटू ए क्यूब इज ए इंटू ए इंटू ए। Similarly, a to the power n is a into a n times. अब आप एक चीज यहां पर देख सकते हैं कि अगर मैं आपसे बोलता हूं a to the power m into a to the power n, this will be equal to a to the power m plus n। आप देख सकते हैं यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मैं a क्यूब इंटू एन क्यूब को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, a आएगा n बार लिखा है इंटू 3 बार आएगा, तो वो क्या बनेगा a टू द पावर n प्लस 3। सिमिलरली यहाँ पर बोल सकते हैं a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n प्लस n। एंड इसी तरह हम लोग बोल सकते हैं कि a टू द पावर m और होल पावर अगर n करते हैं तो ये क्या होगा, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m कितने बार आ जाएगा, a टू द पावर m n टाइम्स आएगा। एंड ये सारे पावर्स ऐड हो जाएंगे तो दिस विल बी a टू द पावर m को ऐड करेंगे आप n टाइम्स, तो दैट विल बी mn। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है, a टू द पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn। ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, इनको आपको याद रखना है फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ओके नेक्स्ट इसको रेज कर देते हैं पहले, फिर देखेंगे। एंड थर्ड प्रॉपर्टी जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, दैट इज ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मींस a इंटू बी प्लस सी अगर ये एग्जिस्ट करता है तो दिस विल बी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ऑर्डर सेम रखना है, ऐसा नहीं करना है कि a इंटू बी इंटू ए कर देंगे तो जो पहले लिखा है वो पहले रहेगा, जो बाद में लिखा है वो बाद में रहेगा। तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव। फोर्थ प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं करता है इन जनरल। किसी स्पेशल केस में होगा उसकी बात नहीं कर रहे हैं, इन जनरल वो ट्रू नहीं होगा तो उसको हम लोग नॉट ट्रू बोलेंगे। तो बेसिकली मैं ये बोल रहा हूं कि इफ a मल्टीप्लाइड b इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड c, दिस डज नॉट implies b इक्वल टू c।
अगर ये ट्रू है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये होगा, तो इसमें बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ डज नॉट होल्ड्स ट्रू। तो कैंसिलेशन लॉ इसमें होल्ड नहीं करता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इफ ए इंटू बी एंड आंसर आता है नल मैट्रिक्स, तो जैसे हम लोग अगर नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करते x इंटू वाई इक्वल टू 0, तो हम लोग बोलते दोनों में से एक तो 0 होगा एटलीस्ट। लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होगा। इफ a इंटू बी इज नल मैट्रिक्स, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दोनों में से एक को नल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं दिस डज नॉट इम्प्लाइज either A or B is null matrix। ठीक है, बेसिकली अगर A इंटू बी 0 है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि A और B 0 हो, A या B में से किसी एक को 0 होना ही चाहिए। और इसके लिए मैं आपको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी एक दिखा देता हूं कि A इंटू बी मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ही नल मैट्रिक्स नहीं होंगे और मल्टीप्लिकेशन पे नल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो मैंने एक मैट्रिक्स लिया है A, दैट इज 3 2 2 5 -2 6 एंड मैट्रिक्स B लिया है 4 -2 -4 -6 3 6। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 एंड इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इक्वल है, तो मैट्रिक्स A इंटू बी डिफाइंड होगा। अगर हम A इंटू बी निकालते हैं तो देखिए क्या बनेगा। तो वो 2 क्रॉस 2 का बनेगा, 2 क्रॉस 2 का। तो मैं पहला एलिमेंट लिख रहा हूं, देखिए क्या बनेगा 3 इंटू 4 प्लस, तो 3 इंटू 4 मीन्स 12, 2 इंटू -2 तो -4, 2 इंटू -4 दैट इज -8। यहां पर दूसरा एलिमेंट लिखते हैं A12, 3 इंटू -6 दैट इज -18, 2 इंटू 3 प्लस 6, 2 इंटू 6 प्लस 12, 5 इंटू 4 20, -2 इंटू -2 प्लस 4, 6 इंटू -4 -24, 5 इंटू -6 -30, -2 इंटू प्लस 3 -6, 6 इंटू 6 प्लस 36। तो आप देख सकते हैं चारों एलिमेंट ही 0 आ रहे हैं ऐड करने पे। तो दिस इज अ नल मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2 और नाइदर ही मैंने A को 0 लिया था, A नल मैट्रिक्स लिया था, नाइदर नॉर B को नल मैट्रिक्स लिया था। तो दोनों ही मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं होने के बावजूद भी A इंटू बी नल मैट्रिक्स आ सकता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
के नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो नंबर था, आई थिंक 5th नंबर रहेगा, नंबर आप चेक कर लेना एक बार। देखिए मैंने बोला इफ ए इंटू बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स एंड बी इंटू ए एग्जिस्ट करता है। मैंने बोला ए टू बी नल मैट्रिक्स है एंड बी इंटू ए एग्जिस्ट करता है, देन ये जरूरी नहीं है कि बी इंटू ए भी नल मैट्रिक्स आएगा। देन it is not necessary for B into A to be 0 या null matrix। ठीक है, तो अगर A इंटू बी 0 है, दिस डज नॉट इम्प्लाइज कि B इंटू ए भी 0 होगा। इफ A इंटू बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स, दिस डज नॉट इम्प्लाइज B इंटू ए बी नल मैट्रिक्स होगा। ये आपको याद रखना है, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसके बाद 6th नंबर। इफ A इज अ मैट्रिक्स, A is a matrix of order m cross n, then इसके लिए एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो मैंने बात किया था पिछले क्लास में। इफ ए इज अ मैट्रिक्स of order m cross n, then A is equal to A into in मतलब n cross n का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू in into A। तो इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है तो अच्छा, एक चीज भी आपको यहां पर बता देता हूं कि जब मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूं और इस तरीके से लिख रहा हूं, दोनों में बहुत डिफरेंस है। यहां पे एक कॉमन टर्म है जो हम लोगों को बार बार यूज करना पड़ेगा। यहां पे बोल सकते हैं कि ए इज प्री मल्टीप्लाइड टू आई एन, और यहां पे बोल सकते हैं कि ए इज पोस्ट मल्टीप्लाइड टू आई एन। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं बेसिकली ए इंटू बी, तो इसको दो तरीके से बोल सकते हैं हम लोग, क्या कि A इज प्री मल्टीप्लाइड टू B या B इज पोस्ट मल्टीप्लाइड टू A। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है कि इसको बोलते हैं कि A इज प्री मल्टीप्लाइड टू B, एंड जो होता है कि इफ A एक M क्रॉस N का मैट्रिक्स है एंड एक नल मैट्रिक्स O है जिसका ऑर्डर है n क्रॉस p, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सारे अंदर 0 होंगे, n क्रॉस p। और ये इसमें क्या होगा कि A इंटू ओ विल बी अ नल मैट्रिक्स। अगर नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो नल मैट्रिक्स ही आएगा। तो A इंटू ओ विल बी इक्वल टू O ऑफ m क्रॉस p। ठीक है, अगर मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एंड मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, देन इट विल बी अ नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, trace of A into B, trace of A into B, this is trace of A
इंटू ट्रेस ऑफ बी बेसिकली इसको ऐसे बोलना चाहिए मेरे को, दिस इज ट्रेस ऑफ नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं 8 नंबर, ट्रेस ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी इंटू ए। तो ये जो इक्वेशन लिखा है ये ट्रू होगा फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी। फॉर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी। ओके, ये प्रॉपर्टी मैं आपको प्रूव करने के लिए एज अ होमवर्क दे रहा हूं, आप इसको ट्राई करेंगे और मुझे सोल्यूशन भेजेंगे ग्रुप पे। ट्राई टू प्रूव, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में यहीं से डिस्कस करूंगा। ये था मैट्रिक्स का अलजेब्रा। और मैट्रिक्स में आपको ध्यान रखना ऐसा नहीं है कि डिवीजन भी होता है, जैसे वेक्टर्स में आप बोलते हैं वेक्टर्स डिवीजन अलाउ नहीं है। हर एक ऑपरेंड का एक अलग ऑपरेटर होता है। जैसे आप वेक्टर्स में डॉट होता है, क्रॉस होता है, वो और जगह नहीं होता। नंबर्स में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे एडिशन था, सब्ट्रैक्शन भी था, मल्टीप्लिकेशन भी था, लेकिन डिवीजन का कंसेप्ट नहीं होता है मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स में आपको जो प्रॉपर्टीज बताई हैं उनको याद रखना है, एडिशन का एंड मल्टीप्लिकेशन का, एंड जो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कब मल्टीप्लाई होता है, वो सारी चीजें आपको याद रखनी है।